तो वो ये कह रहे थे कि चीन और अमेरिका में अंतर ये है कि चीन एक बहुत भरोसेमंद देश है। चीन जो कहता है वो करता है, जो करता है वही कहता है। ये त्रिपाठी जी बताएंगे। नहीं, अब है क्या कि प्रोफेसर साहब लोग तो विद्वान लोग होते हैं, जब जैसा उनको लगता है उसके हिसाब से पलट देते हैं। ये अक्सर मैंने देखा है कि वो बड़ी आसानी से चीज़ों को पलट देते हैं। तो प्रोफेसर्स की बात अलग है थोड़ा, लेकिन चाइना दुनिया के किसी हिस्से, किसी देश, किसी पड़ोसी, किसी ट्रेड पार्टनर के साथ आज तक भरोसेमंद नहीं रहा, सबसे गैर भरोसेमंद। अच्छा, और आज की स्थितियां छोड़ दीजिए, नहीं तो एक समय में चाइना और रशिया भी एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते थे, बहुत खराब स्थिति थी। ठीक है, आज के संबंध थोड़े दूसरे हैं क्योंकि दुनिया में दोनों को मैनेज करना पड़ रहा है। सवाल यह है कि भारत जहां खड़ा है वहां से क्या, हम एक डेमोक्रेसी हैं, हमें पड़ोसी देशों के साथ संबंध ठीक रखने हैं। बहुत एग्रेसर कंट्री है चाइना, हमें उसे रोकना है। अमेरिका दुनिया की एक बहुत महत्वपूर्ण, जिसको कहें कि डेमोक्रेसी है, और उसको हमें देखना है। ट्रंप अमेरिका नहीं है या कोई भी राष्ट्रपति अमेरिका नहीं है। अमेरिका के लोग, अमेरिका की जो इकोनॉमिक पॉलिसी के लोग हैं, वो सब कह रहे हैं कि हमें भारत के साथ रिश्ते रखने होंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, यहां 99.2 बिलियन का डेफिसिट है, वहां $60 बिलियन का हमें सरप्लस है, तो हम उसी तरफ जाएंगे। समझे आपकी बात। चीन के साथ कोई लेवरेज है हमारा कि वो हमें कंसेशन दे? नहीं होगा ना। जैसे हाँ, अच्छा देखिए, वो बात अच्छा हुआ कि आपने ये शब्द बोला। चीन के लिए समस्या है ना, अगर उसकी कंपनीज को, उसकी टेक्नोलॉजी कंपनीज को हम बिल्कुल जगह ही नहीं देंगे। अब जैसे उदाहरण के लिए तुरंत लोगों को समझ में आएगा, टेस्ला, बीवाईडी, एमजी और महिंद्रा, ये हमारे सामने ऑप्शन है। हमने सबको मार्केट दिया हुआ है। टेस्ला अभी अभी आया है, बीवाईडी और एमजी उससे पहले से है, और महिंद्रा हमारा अपना है। अब इलेक्ट्रिक कार खरीदने हम जा रहे हैं, तो हमारे देश का आदमी देखेगा और उसको समझ में आएगा। अगर वो स्वदेशी की तरफ जाना चाहता है तो ठीक है, असेंबल्ड कार आनी चाह रही तो ठीक है। अब उसमें चीन का हम मुकाबले में व्यक्ति की बात नहीं सर, व्यक्ति की बात नहीं है, पॉलिसी की बात बताइए। पॉलिसी के तौर पर ही कह रहा हूं, आप ये नहीं कर सकते हैं ना। अगर एमजी तो चाइनीज ओन कंपनी हो गई है, एमजी भी चाइनीज है, बीवाईडी भी चाइनीज है, उसी हिसाब से तो सबके नाम ले रहा हूं। लेकिन चीन को तो ये बाजार में आपको एंट्री चाहिए ना, आपको टेक्नोलॉजी के लिहाज से। अगर हुआई भारत से पूरी तरह से आउट है, जैसे उदाहरण के लिए अब हम जापान से सारी सिग्नलिंग कराते हैं, जितने भी आप इसकी जो सेंसिटिव है, रेलवे की हो या दूसरी हो, ट्रैकिंग के सब, तो हमने छोड़ दिया। अब देखिए ना सर, इसमें सब फंसे हुए हैं। ये दुनिया इतनी इंटरकनेक्टेड है, ये अच्छी बात भी है और प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम तब हो जाती है अगर दो देशों के रिश्ते ठीक ना चल रहे हो। अब आप आपने बड़ा अच्छा उदाहरण दे दिया। हमारे यहाँ महिंद्रा भी इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाती है, बीवाईडी भी बनाती है, एमजी भी बनाती है, ये दोनों चीनी कंपनियां हैं, टेस्ला अमेरिकी कंपनी है, अब तो और किया बनाने लगी है, hyundai बनाती है, सब एक कोई जापानी कंपनी है, कोई कोरियन कंपनी है। अब अगर भारत की ऑटो इंडस्ट्री को ई व्हीकल्स को बढ़ावा देना है तो आपको विदेशी गाड़ियों की भारत में उसकी एक्सेस कम करनी पड़ेगी। जैसे बीवाईडी दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी है, लोग कम जानते हैं। टेस्ला से बहुत बड़ी कंपनी बन गई है वो, लेकिन अमेरिका बीवाईडी को आने नहीं देता क्योंकि वहां उसको टेस्ला और अपनी ईवी मार्केट को देखना है। एक्चुअली भारत ने लेकिन सबको एक्सेस दिया हुआ है। अब अगर कल को आप बीवाईडी और एमजी को एक्सेस बंद करोगे, चीन के पास रेयर अर्थ मेटल है जिसके बिना ईवी बन नहीं सकती, वो उसने बंद कर दिया था बीच में। देखिए, मैं फिर उसको दोहरा रहा हूं, बंद करेंगे सोल्यूशन नहीं है ना भाई। अमेरिका में ट्रंप और मस्क के बीच में होता है झगड़ा, और झगड़े के तुरंत बाद वाला जो महीना होता है उसमें बीवाईडी वो टॉप पे चली जाती है, लेकिन उसके अगले बाद तुरंत महीने टेस्ला उससे आगे निकल जाती है। यानी सेंटिमेंट हर जगह काम करता है। और मैं फिर कह रहा हूं, क्या हम भारत के लोग बिल्कुल कुछ नहीं सोचेंगे? हम भारत के लोगों को ये नहीं समझा। और जब स्वदेशी की बात करते हैं, मोदी यहां तक जाकर कहते हैं डॉलर आए, पाउंड आए, कुछ हमारा पसीना लगना चाहिए, तो हमें यह भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस पर आपके मतलब सरकार बैंक नहीं कर सकती पब्लिक सेंटीमेंट पर। पब्लिक सेंटीमेंट आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कोशिश तो कर रहे हैं, 3-4 बार वो कह चुके हैं कि भारत ने बना चीजें खरीदी है, भारत ने जिस भारत के पसीना जहां लगाओ वो उत्पाद आप खरीदिए। लेकिन ये डिपेंडेबल नहीं है ना। ये तो बाय एंड बाय अगर हो गया तो ठीक है, अलग बात होगी। कुछ और जल्दी जल्दी से बातें कर लेते हैं। हमारे देश में रुचि होगी इस खबर में लोगों की, जॉइंट स्टेटमेंट पे खास तौर पर मुस्लिम समाज में एक नाराजगी सी रही इस सरकार से कि भाई गाजा पर खुलकर साथ नहीं दिया, इजराइल के साथ इतनी दोस्ती क्यों कर रखी है, ईरान पर यूएस और इजराइल ने हमला कर दिया तो हमने बहुत कठोर जवाब, उसका कम से कम अपनी बातों में जवाब नहीं दिया। ये आज की जॉइंट डिक्लेरेशन में दोनों बातों का जिक्र है। पैलेस्टीन इजरायली कॉन्फ्लिक्ट, the member states strongly condemn the actions that have led to numerous casualties among the civilian population
एंड अ कैटास्ट्रॉफिक ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन इन गाजा स्ट्रिप। सीधे सीधे साफ साफ शब्दों में ये कहा है कि जो परिस्थितियां फिलिस्तीन में बनी हैं उसकी निंदा करते हैं, मासूम लोग मारे जा रहे हैं। और ईरान के बारे में कहा है, मेंबर स्टेट स्ट्रांगली कंडेम्ड द मिलिट्री स्ट्राइक्स बाय इजराइल एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। तो साफ साफ साथ खड़े हुए ईरान के भी और फिलिस्तीन के भी, और भारत शामिल है इस जॉइंट स्टेटमेंट में। नहीं, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी का तो पहले से रहा है कि भाई कोई भी युद्ध और बुद्ध की जो बात प्रधानमंत्री करते रहे, इजराइल के बीच में भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था, रूस और यूक्रेन के बीच इस बात का प्रधानमंत्री मोदी जिक्र करते रहे। प्रधानमंत्री मोदी को मुझे इस पूरे इस एससीओ समिट से ये मतलब जो मुझे टेकआउट बड़ा नजर आ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जो सोच कर गए थे कि ये चीज़ें एससीओ में मुझे कहना है और ये चीज़ें वहाँ के डिक्लेरेशन में शामिल करवाना है, प्रधानमंत्री ने भारत के हित को देखते हुए वो सारी चीज़ें वहाँ शामिल करवा दी। मुझे लगता है भारत के लिए एक बड़ी सफलता है कि इसके पहले राजनाथ सिंह जी जब गए थे तो उस समय वो आतंकवाद को लेकर चीज़ों को शामिल नहीं करवा पाए थे। सर, क्या फिलिस्तीन और ईरान के मुद्दे पर क्या भारत ने कोई फ्लिप फ्लॉप किया है या कंसिस्टेंट पॉलिसी लग रही है आपको? नहीं, मुझे लगता है वही पॉलिसी है, कोई इसमें बहुत बड़ा बदलाव नजर नहीं आता। और जब एससीओ के मंच पर आप रहते हो तो आपको कई चीज़ों को भी ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा नहीं रहता कि जो आप चाहोगे वही डिक्लेरेशन उसके अंदर शामिल होगा। वहाँ तमाम देश रहते हैं और सबकी बातचीत के आधार पर जो संयुक्त जॉइंट डिक्लेरेशन होता है उसमें आपको कई बात पर असहमत होते हुए उस समय आपको सहमति देनी पड़ती है। आपके देश का मामला होगा तो जरूर आप कह सकते हो कि मेरे देश का मामला ये जब तक शामिल नहीं होगा मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगा या मैं अपना विरोध दर्ज कराता हूं। किसी तीसरे देश के बारे में अगर कोई ऐसी चीज है जो भारत सरकार को बहुत पसंद नहीं होगी तब भी कई बार कोई देश उस मामले को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि वो तीसरे देश का मामला होता है। फिलहाल मुझे लगता है कि इजराइल को लेकर और ईरान को लेकर जो भारत का रुख रहा है वही रुख मुझे नजर आ रहा है इस मामले में। सर, इसमें कहीं कोई इनकंसिस्टेंसी है क्या? गाजा में फिलिस्तीनियों के मारे जाने की निंदा होना और ईरान पर हमले की निंदा होना। इनकंसिस्टेंसी इसलिए नहीं है कि फिलिस्तीन को लेकर भारत का रुख आज से नहीं, 1947 से जो है वही है वो आज है। ठीक है, इजराइल के साथ हमारे रिश्ते पहले उतने अच्छे नहीं थे। इधर 1993 के बाद जब से नरसिम्हा राव ने मान्यता दी इजराइल को, लगातार इजराइल से हमारे रिश्ते बढ़ते गए और आज एक बहुत उच्चतम स्तर पर है भारत इजराइल के रिश्ते। इसके बावजूद फिलिस्तीन के मुद्दे को हमने छोड़ा नहीं है। यूनाइटेड नेशन में जब भी फिलिस्तीन पर प्रस्ताव आया भारत ने उसका समर्थन किया है और प्रधानमंत्री जब इजराइल गए थे तो फिलिस्तीन भी गए थे। तो ये वहाँ पर प्रस्ताव आना भारत को कहीं कतई असहज नहीं करता क्योंकि ये एक तरह से जो है भारत की ही नीति का एक विस्तार है। ईरान की जहाँ तक बात है, ईरान के मामले में भारत ने ठीक है तेल खरीदना बंद कर दिया सैंक्शन लगने के बाद ईरान से, लेकिन ईरान को लेकर भारत का रुख स्पष्ट है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है अगर शांतिपूर्ण उपायों के लिए है तो उस पर वो ना किया जाए। साथ ही अमेरिका ने जब हमला किया ईरान पर और इजराइल ने किया तो भारत ने कहा कि भाई मामला युद्ध से नहीं शांति से होगा और कोई बात हो तो मिलजुल के बातचीत करके तय होगी। तो भारत का ये कंसिस्टेंट रुख है। तो ईरान के मुद्दे पर भी भारत का कोई ऐसा इस बयान में कोई विरोधाभास नहीं है कि एकदम से भारत ईरान के खिलाफ और ईरान के समर्थन में आ गया हो। इसीलिए इस प्रस्ताव का समर्थन भारत ने किया है। तो मुझे नहीं लगता, थोड़ा 19-20 का फर्क तो रहता है डिप्लोमेसी में, खासकर जब किसी समूह में आप होते हैं तो समूह में जो दूसरे देश हैं उनके साथ भी आपको कदम ताल मिला के चलना पड़ता है।